वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे बेटा, और अच्छे से घर में रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम शुरू करेंगे आपका क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, और इस चैप्टर नंबर 5 का बेटा क्या नाम है? ये इसका नाम है लॉ ऑफ मोशंस या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। ये बेटा आपके क्या है, चैप्टर का नाम है, ठीक है। न्यूटन की जो बात हो रही है, न्यूटन नाम से ही पता चल रहा होगा, आपने नाम सुना होगा। न्यूटन कौन थे बेटा? आपके एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। पूरा रायता इसी का फैलाया हुआ है, बात समझ गए ना? पूरा रायता इसी ने फैलाया है। यदि न्यूटन बाबा नहीं होते, ठीक है, या इनके ऊपर जो सेब गिरा था वो चुपचाप उठा के खा जाते, तो आज जो आपको ये सब पढ़ना पड़ रहा है ना, बहुत सुकून से जी रहे होते हैं। बात समझ रहे हो? कुछ नहीं पढ़ना होता, लेकिन इनके सिर पर क्या गिरा? सेब गिरा, और इन्होंने खाने की बजाय उस पे जो है अपना भेजा लगाने लगे, ठीक है। भेजा लगाए कि ये गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये सब नाटक करके इन्होंने हम लोग के लिए अच्छा खासा जो है सजा बना दिया। तो चलो बेटा, सजा बना दिया है तो उसको भोगने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, न्यूटन जो बाबा थे, ये इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बहुत पुरानी चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुत पुरानी चीजें। बंदर लटकेगा, कहीं कुछ लटकेगा, ठीक है। कहीं आपने पुली देखी है ना, घिरनी? घिरनी देखी है? अच्छा, नहीं देखी तो ध्यान करो। कुएं से पानी निकालते वक्त जो क्या रहती है, जो घिरनी रहती है, जो गोल गोल रहता है, वो क्या कहलाता है बेटा? घिरनी कहलाता है। रस्सी आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये सब आप जितनी पुरानी चीजें हैं ना बेटा, हम लोग कहाँ पर पढ़ेंगे? इस पर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो न्यूटन बाबा थे, ये लगभग आपके 1650 ईस्वी से लेकर लगभग 1728-30 तक थे, ठीक है। इतने के बीच में इन्होंने खेला कर दिया बेटा। क्या इतने के बीच में इन्होंने क्या कर दिया? खेल कर दिया। 1727 बात ठीक ही है, बात एक ही है, लगभग अप्रॉक्सीमेट लिखा है मैंने, मुझे याद नहीं है क्लियरली ये कब थे, लेकिन लगभग इनका टाइम पीरियड यही था जब इन्होंने नाटक फैलाया था, ठीक है। इतने के बीच में भैया इन्होंने इतनी ज्यादा साइंस पर रिसर्च कर ली कि अच्छा, इनकी वजह से ही हम लोगों को क्या है, बहुत सारी चीजें सहूलियतें भी हैं बेटा, ठीक है। पढ़ना पड़ रहा है वो एक अलग की बात है, लेकिन फायदा भी बहुत हुआ इनसे हमें, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अभी इस चैप्टर के अलावा न्यूटन बाबा के अलावा बात करते हैं बेटा। क्या था कि आपके जो चीजें हैं, ठीक है, जो मोशन है, मोशन को बेटा दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। लिखिएगा, मोशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मोशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मोशन को बेटा कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। मोशन को दो भागों में बांटा गया है। गति को दो भागों में बांटा गया है। गति को दो भागों में बांटा गया है। क्लियर है बेटा? गति को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो अब देख लेते हैं भैया, यदि बांटा गया है तो कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें से आप एक पार्ट में इसका पढ़ा चुका हूं, ठीक है। एक पार्ट पढ़ा चुका हूं, और अगला पार्ट हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर पर। ध्यान करो, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका क्या है? काइनेमेटिक्स। और ये क्या है? अगला पार्ट क्या है? डायनामिक्स। क्या है? डायनामिक्स। पहला पार्ट है आपका काइनेमेटिक्स, दूसरा पार्ट क्या है बेटा? आपका डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा?
काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा है कि हाँ मोशन हो रहा है, मोशन का इफेक्ट के बारे में पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा, प्रभाव पढ़ा है कि उसका इफेक्ट क्या है। बात समझ रहे हो, मोशन काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, इफेक्ट पढ़ते हैं, प्रभाव पढ़ते हैं कि प्रभाव क्या होता है, ठीक है। और डायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो मोशन हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है। बात समझना ना, डायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वो जो गति हो रही थी उस गति के पीछे का कारण क्या है, रीजन क्या है बेटा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कॉज के बारे में पढ़ेंगे कि इसका रीजन क्या है, कॉज कह लो या रीजन कह लो, हिंदी में कारण कह लो। बात समझ में आई बेटा। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स में हम बल के प्रभाव को पढ़ते थे। किसको पढ़ते थे, बल के प्रभाव को। और यहां पर क्या पढ़ेंगे, बल के कारण को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, उस मोशन के कारण को पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। चलिए एक चीज और है, तो सबसे पहले बात आ जाए कि बेटा अब यहां पर अगली हेडिंग डाल लीजिएगा बढ़िया सी, क्या कहते हैं उसे, फोर्स। नाम तो सुना ही होगा, बल किसे कहते हैं बेटा, बल किसे कहते हैं। देखिएगा, किसी वस्तु को धकेलना या दबाना, पुल करना या पुश करना, पुल या पुश, किसी वस्तु को धकेलना या खींचना ही क्या कहलाता है बेटा, बल कहलाता है, ठीक है। अब ये बेटा उस पर निर्भर करता है कि उसमें विस्थापन हो रहा है या नहीं, वो एक अलग की बात है। बात समझ रहे हो कि जैसे यदि मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं तो क्या, ये देखिए मैं दीवार को धकेल रहा हूं, इसको बोर्ड को मैं ढकेल रहा हूं, तो क्या ये बोर्ड पीछे जा रहा है, नहीं जा रहा बेटा। लेकिन किसके पीछे, रीजन क्या है, क्यों भैया दीवार है, रिजिड है, ठीक है। हम उतना बल नहीं लगा पा रहे हैं जितना बल ये दीवार लगा रही है, ठीक है। यदि जितना बल दीवार लगा रही है यदि उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये दीवार क्या हो जाएगी बेटा, गिर जाएगी, और ये बोर्ड कहां चला जाएगा बेटा, पीछे चला जाएगा। बात समझ गए कि नहीं आप। तो जरूरी नहीं है कि बल लगाने पर वस्तु की दिशा में या किसी में भी परिवर्तन आ जाए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बात समझ में आई। तो यहां पर लिखोगे किसी वस्तु को धकेलना या खींचना ही बल है, कि बल कहलाता है, बात समझ में आ गई कि किसी वस्तु को खींचना या धकेलना ही बेटा क्या कहलाता है, बल कहलाता है। और यह कैसी राशि है, यह कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। बता चुका हूं कि बल की बेटा आपकी क्या होती है, एक दिशा होती है। बात समझना, बल यदि आपसे पूछे कि इस दीवार पर बल लग रहा है तो आप उसको डायरेक्ट नहीं बता सकते कि आपको क्या बताना पड़ेगा, आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, मतलब बाहर से अंदर की ओर लगा रहे हो कि उधर तरफ से लगा रहे हो। बात समझ रहे हो। तो बल के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, हमेशा आपको उसकी दिशा के बारे में बेटा क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो बल कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है। तो लिख लीजिए यह एक सदिश राशि है। कैसा है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अब बेटा बल के बारे में आप लोग यह बताइए कि इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है। इसका जो मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है, इस लिखिएगा, इसका मात्रक क्या है,
न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और ये इसका कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। कैसा है? एसआई मात्रक है। अच्छा, सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है बेटा? बता चुका हूं मैं, पहला चैप्टर ध्यान करो बेटा। क्या बताया हूं? डाइन। ठीक है ना, डायन। याद आया? लड़कियां अपने को ना समझ लें। ये कौन सा है बेटा? डाइन। सीजीएस मात्रक है बेटा। कैसा है? सीजीएस मात्रक है। क्लियर हुआ बेटा? नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब बात आती है कि कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस के भी बात हो जाए ना, बलों के कितने प्रकार होते हैं। तो हेडिंग डालिएगा बेटा, टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस, बल के प्रकार। बल के प्रकार। अच्छा देखो, बल के प्रकार को मैंने बेसिकली दो भागों में बांटा है। आपको किताब में कई तरीके के मिल जाएंगे बेटा, ठीक है, लेकिन मैं जो है हमेशा उसको दो भागों में पढ़ता हूँ। ठीक है, एक होता है कांटेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, एक क्या होता है स्पर्शिबल और एक अस्पर्शिबल। जो भी दिया रहे मुझे पता नहीं। एक क्या होता है कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, बात समझना। कांटेक्ट के मतलब क्या है बेटा, मुझे ये बता दो। कांटेक्ट का मतलब है एक दूसरे के साथ से जुड़े रहना। कांटेक्ट का मतलब क्या है? एक दूसरे से जुड़े रहना, या इसको स्पर्शिबल भी कह सकते हो बेटा। कांटेक्ट फोर्स मतलब स्पर्शिबल, और ये अस्पर्शिबल है, अस्पर्शिबल। चलो, इस अब नॉन कांटेक्ट के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। नॉन कांटेक्ट में बेटा आपने क्या पढ़ा है? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है। गुरुत्वाकर्षण बल बेटा ये है आपका कैसा है? नॉन का स्पर्शी है। गुरुत्वाकर्षण बल बेटा कैसा है? नॉन कांटेक्टियल फोर्सेस है, अस्पर्शी बल है। क्यों बेटा? क्योंकि यह तो बहुत बड़े बड़े ग्रहों पर लगता है, और क्या हुआ है, बड़े बड़े ग्रह एक दूसरे के संपर्क में है बेटा? नहीं है। संपर्क का स्पर्शी का मतलब क्या है? स्पर्श हो उससे। स्पर्शी का मतलब क्या है बेटा? उससे स्पर्श हो। तो ये तो नॉन कांटेक्टियल फोर्सेस है ना। क्या दो बड़े ग्रह एक दूसरे से मिल रहे हैं? क्या नहीं मिल रहे हैं भाई, तभी तो क्या है? अस्पर्शी बल है। यानी कि ये कैसा हो गया बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, अभी लिखवा रहे हैं। दूसरा बेटा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के बाद आपका क्या आता है? वैद्युत बल। वैद्युत बल, इसके बारे में आप कहां पढ़ोगे? क्लास 12th में। वैद्युत बल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर आता है आपका मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। इसको भी कहां पढ़ोगे आप लोग? क्लास 12th में। ठीक है, इसको आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल इसी साल पढ़ोगे, क्लास 11th में ही पढ़ लोगे। लेकिन वैद्युत बल और चुंबकीय बल बेटा कहां पर आएंगे? इसके लिए आपको 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। चलो बेटा, तो ये और आपका क्या होता है? चलो हटाओ, स्पर्शी बल पे आ जाते हैं। स्पर्शी बल में बेटा आपका क्या आता है? फ्रिक्शन फोर्स। क्या आता है? घर्षण बल। क्या आता है? घर्षण बल। ठीक है, अभिलंब बल। क्या होता है? अभिलंब बल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल
फोर्स, और मैं हमेशा नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन कहूंगा, ध्यान देना, ठीक है। इसे क्या कहूंगा मैं? अच्छा, घर्षण बल दो वस्तुओं के बीच लगता है, नहीं समझ में आया? घर्षण बल हमेशा कहाँ लगता है? दो वस्तुएं जहां रखी होती है उनके सतहों के मध्य लगता है। तो जब सतह संपर्क में है तो ये खुद संपर्क में, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा? स्ट्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल, स्प्रिंग बल, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, अगला है स्ट्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, धागे पर बल, टेंशन बल, जिसे क्या कहते हैं? तनाव, नाम सुना होगा, टेंशन फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स। ये क्या कहलाता है? तनाव बल, ठीक है। तो इतने टाइप के बल हैं। तो इनमें इस चैप्टर में हम बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे? सबसे ज़्यादा जो यूज होगा बेटा वो नॉर्मल बल का यूज होगा, नॉर्मल फोर्स का, आपका स्प्रिंग बल का यूज होगा और तनाव बल का सबसे ज़्यादा यूज होगा। क्लियर है? और आपका घर्षण बल नाम का तो इसी पर जब लास्ट खत्म करने वाले रहेंगे तब आपका फ्रिक्शन फोर्स पढ़ लेंगे, घर्षण बल पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब आते हैं आपके न्यूटन बाबा, और न्यूटन बाबा ने कहा कि आप लोग इतने बल के प्रकार पढ़ लिए तो मेरे बिना कैसे पढ़ोगे? तो इन्होंने कहा कि चलो मैं सबसे पहला नियम दे देता हूं, तो आप लोग उसके सहारे अपनी गाड़ी चलाओ। तो इनका पहला नियम क्या था बेटा? उस नियम की हेडिंग डालिएगा, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा लग रहा है ना नाम? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बात समझ में आई? तो देखो इन्होंने क्या कहा था न्यूटन बाबा ने बेटा, न्यूटन ने कहा कि यदि कोई बॉडी, पहले इधर से समझ लो तब चीजें लिखोगे तब मजा आएगा। देखो इन्होंने क्या कहा कि यदि कोई बॉडी आपकी किस पर है बेटा? रेस्ट पर है। किस पर है? रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? विरामावस्था में। यदि इन्होंने क्या कहा कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है या वह कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। बात समझ लो फिर से, क्या कहा इन्होंने? क्या कहा कि यदि कोई बॉडी किस पर है? रेस्ट पर है या वह एक समान चाल से क्या कर रही है? चल रही है। और तो उस बॉडी पर कुल बल कितना होगा? शून्य। उस वस्तु पर कितना होगा? कुल परिणामी बल शून्य होगा। इस स्थिति को क्या कहते हैं बेटा? साम्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? साम्यावस्था। और यदि इन रुकी हुई बॉडी को, जो रुकी हुई वस्तु है, यदि रुकी हुई वस्तु को हमें गतिमान करना है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। और यदि कोई वस्तु क्या चल रही है तो उसको रोकने के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? बल लगाना पड़ेगा। यही क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसी को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आया? या आप किताबों में कहीं कहीं देखोगे तो इन्होंने कहा कि इसके नियम के अनुसार क्या होता है, लिखा होगा कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बात समझ में आई? इसी को न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा गया है। तो चलिए बेटा लिखिए, यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर, या एक मिनट,
यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो या एक समान वेग से, एक समान वेग से गतिशील हो, गतिशील हो, तो वस्तु साम्यावस्था में कहलाएगी, साम्यावस्था में कहलाएगी। क्लियर हुआ बेटा? तो वस्तु किस में कहलाएगी? साम्यावस्था में कहलाएगी। क्लियर हो गया? फिर क्या है? यह वस्तु किस पर कहलाएगी? साम्यावस्था में कहलाएगी। यह वस्तु तब तक गतिशील या विरामावस्था में नहीं आएगी, विरामावस्था में नहीं आएगी, आएगी भाई, नहीं आएगी जब तक कि इस वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाएगा, जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है? इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं इसे? लॉ ऑफ इनर्शिया। बात क्लियर हुई बेटा? क्या कहते हैं? इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या लिखा हो बात समझ लो फिर से। उसने कहा है कि यदि कोई वस्तु यहां पर रखी है, यदि यह कोई डिब्बा है और यहां पर रखा है, ये किस में है बेटा? रेस्ट में है। किस में है बेटा? रेस्ट में है। और कोई डिब्बा बेटा यहां पर है, ये दूसरा कोई डिब्बा रखा हुआ है, ठीक है? ये डिब्बा बेटा u वेग से क्या हो रहा है बेटा? u मतलब एक समान वेग से चल रहा है। वेग कैसा है? एक समान वेग, एक समान वेग। पहले बात समझो, क्या है? एक समान वेग है बेटा। एक समान वेग का मतलब क्या हुआ यहां पर? कि वेग परिवर्तित नहीं हो रहा। अब वेग परिवर्तन को ही क्या कहते हैं बेटा? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। बात समझ में आ गई? तो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि यदि कोई बॉडी किस पर है बेटा? रेस्ट पर, और दूसरी कोई बॉडी किस पर है? एक, उसका वेग कैसा है? एक समान है, और उस वेग से बेटा क्या हो रही है? चल रही है। तो यह वस्तु तब तक रेस्ट पर रहेगी, यह वस्तु तब तक रेस्ट पर रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या इस वस्तु को तभी रोका जा सकता है जब इस पर कोई बाह्य बल लगाया जाए। ठीक है? यही नियम बेटा क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है? अच्छा देखो, इसके लिए क्या जरूरी है थोड़ा सा देख लो। इस पर लगने वाला कुल बल क्या होना चाहिए बेटा? शून्य। ध्यान से समझ लो, क्या शून्य होना चाहिए? कुल बल। बल शून्य हो यह जरूरी नहीं है, बल शून्य हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन उस पर कुल बल कितना होना चाहिए?
शून्य। यानी कि यदि इस वस्तु पर मान के चलो कि 4 बल लग रहे हैं, कितने बल लग रहे हैं? 4 बल लग रहे हैं, तो उन चारों बलों का योग, उन चारों बलों का योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 बराबर 0। फोर्स कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आया? तो यहां पर क्या होना चाहिए कि यदि कोई वस्तु रेस्ट पर है, यानी कि किस पर है? विरामावस्था में है या साम्यावस्था में है। किस पर है? साम्यावस्था में। तो साम्यावस्था के लिए क्या जरूरी है कि उस वस्तु पर लगने वाला, देखो किसी भी वस्तु को हम साम्यावस्था पर तभी कह सकते हैं जब उस वस्तु पर लगने वाला कुल परिणामी बल क्या हो बेटा? शून्य हो। कुल परिणामी बल क्या हो बेटा? शून्य हो। तभी वह वस्तु किस पर होगी? साम्यावस्था पर होगी। एक बार फिर से, कोई वस्तु साम्यावस्था पर तभी होगी जब उस वस्तु पर लगने वाला कुल परिणामी बल शून्य हो। क्या हो? 0 हो। बात समझ में आ गई? तो यह जरूरी नहीं है कि उस वस्तु पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो? 0 हो। ठीक है, मतलब कह दें कि इस पर कोई बल ही ना लगे, ठीक है, ऐसा कह दें कि इस पर कोई बल ही ना लगे, तो ये गलत है। ठीक है, सही डिफिनीशन क्या होगी कि उस वस्तु पर लगने वाले कुल परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। तभी वह वस्तु किस पर कहलाएगी? साम्यावस्था पर। अच्छा, फोर्स शून्य होगा यानी कि उसका एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? त्वरण शून्य होना चाहिए। त्वरण क्या होगा? शून्य। यानी यहां पर देखो, यहां पर जब वेलोसिटी ही नहीं है, किस पर है? रेस्ट पर है। जब वस्तु आपकी बेटा रेस्ट पर है तो उसका वेग क्या हो जाएगा बेटा? शून्य। जब वेग शून्य हुआ तो त्वरण भी क्या होगा? शून्य। यहां पर क्या है? यहां पर वेग बेटा क्या है? 0 है। ठीक है, वेग है ही नहीं, रेस्ट पर है। यहां पर वेग तो है लेकिन कैसा है बेटा? एक समान है। कैसा है? एक समान है। यानी कि dv/dt बराबर आपका क्या होता है? त्वरण होता है। क्या होता है? dv/dt आपका क्या होता है? त्वरण होता है। और यहां पर वेग परिवर्तित ही नहीं हो रहा, मतलब जितना है उतना ही रह रहा है। तो क्या u माइनस का u डिवाइडेड बाई t, मतलब कितना हो रहा है? 0। तो इस वाले केस में क्या होना चाहिए? त्वरण भी क्या होना चाहिए? शून्य होगा। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, यदि ऐसा है, आ गया है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब बेटा सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे भार। क्या है? भार। वैसे आपको बता चुका हूं, ये सब बताने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। भार को क्या कहते हैं बेटा? वेट। WEIGHT। भार को मैं आपको पहले बता चुका हूं। यह बेटा कहां पर लगता है? यह हमेशा किधर लगेगा? पृथ्वी की केंद्र की ओर लगेगा। किधर लगेगा? पृथ्वी की केंद्र की ओर। तो लिखिएगा, यह बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। तो हम लोग भैया पृथ्वी की सतह पर हैं, होते हैं ना? पृथ्वी की सतह पर हो आप लोग, ठीक है। ये यहाँ पर रखा है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी तो गोल है, तो सेंटर इसका नीचे की ओर होता है। तो हमेशा पृथ्वी इतनी बड़ी है, पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हम हमेशा क्या मानते हैं बेटा कि जो उसका फोर्स जो लग रहा है ना, भार, इसका जो भार जो W बेटा, W बराबर कितना होता है? M इंटू जी। भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। भार बराबर लिख लीजिए, भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अच्छा, ये भार भी एक तरीके से क्या है बेटा? आपका बल है। क्या है? बल है। यानी कि इसका मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर, और यही क्या कहलाता है बेटा, आपका न्यूटन कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूटन। न्यूटन को बेटा हम लोग कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ बेटा। भार हमें हमेशा सदैव किधर लगेगा, पृथ्वी के केंद्र की ओर, यानी कि वह हमेशा कहां लगेगा बेटा, नीचे की ओर। तो लिखना चाहो तो लिख लो, यह हमेशा नीचे की ओर लगता है, यह हमेशा नीचे की ओर लगता है। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए अगला बात करते हैं। अगला बात है आपका टेंशन, तनाव बल, टेंशन फोर्स। पढ़े हैं ना, तनाव बल। टेंशन फोर्स। बेटा टेंशन फोर्स में बताइए किसे कहते हो। टेंशन एक ऐसा बल है जो किसी लचीली तार को या धागों को क्या कर सकता है, सीधा कर सकता है। क्या कर सकता है, लिखिएगा पहले इधर लिख लो, यह एक ऐसा बल है जिसकी सहायता से किसी लचीली को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, किसी लचीली धागे को सीधा कर सकता है। बात समझ में आ गई। यह क्या कर सकता है, किसी भी लचीली वस्तु को क्या कर सकता है बेटा, सीधा कर सकता है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यह हमेशा बेटा किस पर आता है, पेयर में आता है। यह हमेशा किस में आते हैं, युग्म में आते हैं, पेयर में आते हैं। तो लिखिएगा यह सदैव युग्म में आते हैं, युग्म में आते हैं। नहीं है बात समझ में, युग्म में आते हैं। और कैसे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। यह परिमाण में समान किंतु दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। किंतु दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है। यह बेटा जो ये किस पर लगेगा, धागे पर लगेगा, डोरी पर लगेगा। ठीक है ना, टेंशन किसी में भी आ सकता है। ठीक, तो जब टेंशन की बात आती है तो टेंशन बेटा हमेशा किस में लगते हैं, टेंशन हमेशा कहाँ लगता है, लचीली चीजों में। फिर क्या लग रहा है, ये हमेशा किस में आते हैं बेटा, युग्म में आते हैं। किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। मतलब एक साथ आएंगे, लेकिन एक साथ कितने आएंगे, दो आएंगे। एक साथ कितने आएंगे, दो आएंगे। और इनका परिणाम क्या होगा बेटा, परिमाण जो है समान होगा, लेकिन दिशा क्या होगी बेटा, विपरीत होगी। क्लियर हुआ। और यह जो हमेशा कहाँ लगते हैं, उस वस्तु के लंबाई के अनुदिश, उस वस्तु की लंबाई के अनुदिश, तथा यह लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश लगते हैं। हुआ कि नहीं, चलो ठीक है। चलो देखते हैं इसको कि क्या है। लिख गए हो तो अच्छी बात है, लिख गया है। चलो अच्छा, इसका भी वो क्या होगा बेटा, यूनिट क्या होगी, क्योंकि बल है तो न्यूटन, खत्म बात, बल है तो न्यूटन। चलो
छाप लिया हो तो पॉज करके इसे छाप लेना, यदि ना छपा हुआ हो। यदि छप गया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं बेटा, तनाव देख लेते हैं ना। तनाव यदि मान के चलो कि बेटा आपकी कोई एक रस्सी है, ये रही आपकी कोई एक रस्सी नहीं है, ये बेटा क्या है, एक आपकी पुली यहां से हमने क्या कर दिया है, लटका दिया। क्या कर दिया, पुली को लटका दिया। ये जो गोलाकार का बना है ये बेटा क्या है, पुली है। क्या है, पुली है बेटा, ठीक है। पुली आपकी कैसी है, मैं मान रहा हूं मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मासलेस का मतलब, मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, लेस मतलब रहित। इसमें द्रव्यमान, हम पुली का द्रव्यमान मान रहे हैं कि बिल्कुल शून्य है, पुली का द्रव्यमान है ही नहीं। और पुली कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब पुली के ऊपर से जब रस्सी गुजर रही है तो उस पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, घर्षण बल नहीं लग रहा है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ। पुली को कह दे कि यदि मासलेस है, हम मान रहे हैं कि नहीं लग रहा, ठीक है। हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, उस पर मासलेस है, पुली का कोई भार नहीं है और ना ही पुली पर क्या लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है। क्लियर हुआ। ये हम लोग क्वेश्चन में, ये हमारा क्या है, एजम्पशन है, ये हमने माना है, ये हमने क्या किया है, माना है बेटा, ठीक है। जब तक कि क्वेश्चन में वो नहीं कहता कि पुली आपकी कैसी है, पुली में फ्रिक्शन है या मास है, हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे कि पुली जो है द्रव्यमान रहित है और उसका फ्रिक्शन जीरो है। क्लियर हो गया। चलिए, और इस गिरनी से मान के चलो कि एक ये डोरी आ रही है, एक ही डोरी है। कैसी डोरी बेटा, एक ही डोरी है और ये डोरी ऊपर से नीचे आ रही है। इधर का द्रव्यमान मान के चलो कि ये 3 kg है। कितना है बेटा, 3 kg, और इधर हमने 2 kg का द्रव्यमान लटका दिया, 2 kg का द्रव्यमान लटका दिया बेटा, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा द्रव्यमान बेटा नीचे आ जाएगा, 3 kg वाला। ये 2 kg वाले को क्या कर लेगा, घसीट लेगा, क्योंकि ये बेटा क्या है, डोरी है। तो डोरी में क्या आएगा, तनाव। डोरी में क्या आएगा, तनाव आएगा। तो डोरी में तनाव आएगा तो ध्यान देना है कि ये किधर लगेगा, जिधर हमें लगाना हो। पहले बात समझो, तनाव बल किधर लगे, इसका द्रव्यमान तो नीचे की ओर लगेगा। कितना, 3g। कितना लगेगा, 3g। ये तो m क्या है, द्रव्यमान है भाई ना, ये m1 है, मान लो इसे m2 मान लो। m1 कितना दिया है, 3 kg दिया हुआ है। m2 कितना दिया हुआ है, 2 kg दिया हुआ है। तो इसका भी द्रव्यमान किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। कितना लगेगा, 2g, ठीक है। m की जगह पे 2 है, उधर m की जगह पे 3 है, ठीक है। भार क्या होता है बेटा, mg होता है, तो वो नीचे की ओर लग रहा है, लगा दिया। क्लियर। अब जब बात किसकी आ जाएगी बेटा, तनाव की, तो तनाव जहां पर हमें निकालना होगा, हम वहां पर क्या हो जाएंगे बेटा, खड़े हो जाएंगे, ठीक है। डोरी किधर है, इधर है, तो हम इधर पर खड़े होकर और क्या करेंगे, डोरी की ओर छाता खोल देंगे। डोरी की ओर क्या खोल देंगे, छाता। डोरी की ओर क्या खोलेंगे, छाता खोलेंगे। जैसे ही छाता खोलेंगे तो छाता कुछ ऐसे खुलेगा, खुलेगा कि नहीं खुलेगा, और यही क्या हो गई, तनाव की डायरेक्शन, तनाव की दिशा। बात समझ में आई कि नहीं। अब यही बल इधर जो है फोर्स, ये वाला भी कितना लगेगा, T लगेगा। ये हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। तो ये देखो पेयर में आ गए, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, विपरीत होगी। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट पर हमें निकालना होता है उस पॉइंट पर खड़े होकर डोरी की दिशा में क्या खोल देंगे, छाता खोल देंगे, ठीक है। या तो हमेशा ये याद कर लो कि यह बल बिंदु से हमेशा किधर लगता है, दूर लगता है। बल हमेशा किधर लगता है, बिंदु से दूर लगता है। तो दूर किस ओर जाएगा, इस ओर जाएगा, तो ये इधर लगा दिया, लग गया। अब इसको, ये हमेशा किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, तो एक इसके विपरीत दिशा में ये ऐसे लगाते, तो ये T है, तो ये T है। अच्छा, एक नोट डाल के लिखिएगा, क्या लिखेंगे, नोट। नोट डाल के क्या लिखोगे कि यदि बेटा डोरी क्या हो, एक हो, ध्यान से समझ लो, बार बार नहीं बताऊंगा।
यदि डोरी क्या हो, सेम हो, डोरी एक ही डोरी हो, तो उस डोरी पर बेटा तनाव भी क्या रहता है, एक ही रहता है। ठीक है, एक ही रहने का मतलब उस तनाव का, यदि यहां टी है, देखो इधर देख लो भाई, ये डोरी यहां से लेके यहां तक आई है, तो इस डोरी में भी तनाव टी होगा, इस डोरी में भी बेटा तनाव टी होगा। बात समझ में आई? क्योंकि क्यों एक है, क्योंकि डोरी कैसी है, एक है, तो एक डोरी पर तनाव एक ही होता है। ठीक है, एक ही डोरी पर तनाव एक होता है। एक डोरी पर तनाव एक ही होता है। एक ही डोरी पर तनाव एक होता है। अरे जो मतलब समझ गए हो ना कि मैं क्या कह रहा हूं। एक ही डोरी पर तनाव एक समान रहता है, या एक डोरी पर तनाव एक समान रहता है। बात समझ में आ गई? जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो कि यदि मैं मान के चलो कुछ ऐसे बना लिया, और यहां से एक मैंने यहां से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर मैंने एक डोरी से एक द्रव्यमान को बांध दिया, एम द्रव्यमान को, और यहां से एक डोरी हमने ऐसे कर दिया। अब बताओ, क्या ये तनाव, क्या इस डोरी पर जो तनाव होगा, इधर समझ लो, क्या इस डोरी पर जो तनाव होगा और जो इस वाली डोरी पर तनाव होगा, क्या सेम होगा? क्या इस डोरी पर तनाव और इस डोरी पर तनाव सेम होगा? नहीं होगा भाई। ये डोरी यहां से लेके यहां तक आई है, बस ये डोरी दूसरी है, तो इधर पर T1 यदि बल लग रहा है, टेंशन है, तो इधर पर क्या होगा, T2। नहीं आई बात समझ में? बात समझ में? डायरेक्शन समझ में आ गई? डायरेक्शन हमें किस बिंदु पर चाहिए? एक मिनट पहले इधर देखो, डायरेक्शन में किधर चाहिए, इधर चाहिए, मतलब इधर क्या चाहिए हमें, धागा इस तरफ है, छाता इस तरफ खोल दिए, ये खुल गया। या तो ध्यान रखो कि जो बिंदु होगा उससे दूर क्या लगेगा बेटा, टेंशन बल लगेगा, उससे दूर। और हमेशा किस में आएंगे, पेयर में आएंगे बेटा, पेयर में आएंगे तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। छाप लिया, छाप लो। फिर बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, और नॉर्मल रिएक्शन के बाद आज के चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब बल। ठीक है, हो गया, छप गया बेटा, पॉज करके नोट कर लेना। ये सिर्फ बताने के लिए है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज और मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूं। यदि डोरी जितनी भी आ रही है, देखो ध्यान समझ लो, थोड़ा सा फिर से एक ट्रिक है, समझ लोगे आसान रहेगा। यदि डोरियां हैं, यहां पर बेटा मुझे तनाव बताओ कितना कितना होगा? T1, T2, T3। क्यों? क्योंकि अलग अलग है। अलग अलग डोरियां अलग अलग हैं। यदि ना पता चल रहा हो तो यदि डोरी के बीच में यदि द्रव्यमान लटका हुआ है, हमें क्या कर देना है, कह देना है कि डोरी हमारी कैसी है, अलग अलग है, खत्म बात। क्लियर है? यदि डोरी के बीच में क्या दिख जाए बेटा, द्रव्यमान दिख जाए, कोई भार लटका हुआ मिल जाए, तो उसे क्या कह देना है कि यहां पर क्या है, चीजें अलग अलग है, तनाव अलग अलग होगा, एक समान तनाव नहीं होगा। अब बात आती है बेटा अभिलंब बल की। अभिलंब नाम तो सुना ही होगा, नॉर्मल फोर्स। कब सुना है नाम? अरे अभी तो सुना, 2 मिनट पहले बताया था, बलों के प्रकार में ना सर। चलो देखो, सुनो बेटा सुनो, इन्होंने क्या कहा है कि अभिलंब बल, यह बल हमेशा ये क्या रहे बेटा, सतह रही। ठीक है, ये क्या रहा बेटा आपका, यदि मान के चलो कि यहां पर m द्रव्यमान कोई रखा हुआ है, तो m द्रव्यमान बेटा कहां पर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, तो कितना लगेगा, mg। इसका जो भार लगेगा वो बेटा किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। अब क्योंकि यह द्रव्यमान इस सतह पर क्या है बेटा, रुका हुआ है, इस सतह पर क्या है, रुका हुआ है,
तो सिंपल सी बात है कि ये नीचे की ओर एक बल लग रहा है, लेकिन ये नीचे गिर नहीं रहा, ये नीचे गिर नहीं रहा है। तो पक्का कोई ना कोई एक ऐसा बल होगा जो इस बल के विपरीत दिशा में और इसी बल के बराबर होगा। नहीं आई बात समझ में आई? इस पर एक बल नीचे की ओर लग रहा है, लेकिन यह जो आपका द्रव्यमान है नीचे नहीं जा रहा है, तो कंफर्म एक ऐसा बल होगा जो इसके द्रव्यमान, जो इसके मैग्नीट्यूड के परिमाण के बराबर होगा, लेकिन दिशा में क्या होगा? विपरीत होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि यदि इसी की दिशा में हो जाएगा तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो पक्का कोई ना कोई एक बल ऐसा होगा जो इसकी विपरीत दिशा में लग रहा होगा, और उसका परिमाण किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। तो इसकी विपरीत दिशा में इस सतह के लंबवत, बात समझना, जिस सतह पर द्रव्यमान रखा होता है, ध्यान दो फिर से, अभिलंब बल कहां पर लगता है? जो सतह पर या जिस सतह पर द्रव्यमान बेटा क्या होता है? रखा हुआ रहता है, उस सतह के कैसा लगता है? परपेंडिकुलर, उस सतह के लंबवत लगता है, तभी इस बल को क्या नाम दिया गया है? अभिलंब बल। क्लियर हुआ बेटा? तो इस पर जो अभिलंब बल लगेगा या नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, वो बेटा किधर लगेगी? ऊपर की ओर। इसको हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? तो अब इस पर बताओ, ये रहा एक ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक क्या रहा? ये मान के चलो कि एक आनत तल है, ये थीटा है। इस पर ये रही स्प्रिंग, इस पर एक द्रव्यमान ये रहा। अब मुझे बता दो इस पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी? मैंने आपको क्या बताया है कि जिस सतह पर द्रव्यमान रखा रहता है उस सतह के लंबवत लगती है। तो द्रव्यमान इस सतह पर रखा है, किस सतह पर? तो इसके लंबवत ये वाला ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन। इसका द्रव्यमान बेटा mg नीचे की ओर लगेगा। mg के बेटा दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा है तो ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, तो ये mg sin थीटा आया। ठीक है, यदि यहां पर देखो तो ये आपकी एक क्या है? डोरी है। ये क्या है? डोरी से द्रव्यमान बंधा हुआ है, तो यानी जब डोरी है तो डोरी पे क्या आएगा बेटा? तनाव। तो तनाव इस बिंदु पर दिखाना, तो इससे दूर जाना है, तो ये एक इधर एक ये इधर। कैसा बल लग रहा है? टी बल। क्लियर हुआ? यानी कि टी बराबर किसके होगा? क्योंकि अब यदि कह दे कि यह जो ब्लॉक है ये किस पर है? विरामावस्था पर है, या यह किस पर है? साम्यावस्था पर है। क्या कह दे? एक मिनट के लिए समझो कि यदि कह दे कि यह जो आपका ब्लॉक है वो किस पर है बेटा? साम्यावस्था में है, या किस में है? विरामावस्था में है। तो यानी कि जब विरामावस्था में होगा तो कुल परिणामी बल क्या होगा? शून्य होगा। मतलब कि यदि मैं बल को यदि मैं लिखूं बल बराबर एफ नेट बराबर, तो क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में बल प्लस का वाई डायरेक्शन में बल, यही होगा। प्लस का यदि जेड डायरेक्शन में भी है तो जेड डायरेक्शन में भी बल, यही बल क्या होंगे बेटा? शून्य होगा। यानी कि यदि मैं बात करूं तो एफ एक्स आपका क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में क्या हो? बल शून्य हो, और जेड डायरेक्शन में भी क्या हो बेटा? बल शून्य हो। बात समझ में आई कि नहीं? ये किसकी कंडीशन बेटा? साम्यावस्था या विरामावस्था के लिए। तो यहां से देखोगे तो क्योंकि ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, मतलब यदि मैं इसको एक्स डायरेक्शन मान लूं, क्या मान लूं? एक्स डायरेक्शन, ये वाली क्या हो जाएगी? वाई डायरेक्शन। तो अब क्योंकि एक्स और वाई में दोनों में क्या है? सब बराबर है, बल क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो बात समझना मुझे, यहां से ये टी बराबर किसके हो जाएगा? क्योंकि ये बल इधर है और ये किधर है? इस नीचे की ओर है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा? mg sin थीटा। बात क्लियर हुई कि नहीं? या ना क्लियर हो तो मैं फिर से लिख सकता हूं कि x डायरेक्शन में fx के लिए ये जो आपका fx है बेटा,
वो कितना है, 0 के बराबर है। और x डायरेक्शन में यदि आप देखो तो t मान के चलो कि किस में है बेटा, पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, और ये mg sin थीटा किस में है, निगेटिव में। तो t माइनस का mg sin थीटा बराबर 0। तो t बराबर कितना हो गया, mg sin थीटा के। क्लियर। और यदि आप y डायरेक्शन निकालोगे बेटा तो कितना हो जाएगा, ये भी 0। तो n माइनस का mg, ये देखो एक दूसरे के विपरीत है ना, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो n माइनस का mg cos थीटा बराबर 0। तो n बराबर cos थीटा। क्लियर हो गया बेटा। तो क्या याद रखना है बेटा, अभिलंब हमेशा कहाँ लगता है, विलंब बल जिस सतह पर रखा हुआ होता है उस सतह के लंबवत लगता है, जिस सतह पर रखा हुआ होता है उस सतह के लंबवत लगता है। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए बेटा, और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। क्लियर, चलिए, थैंक यू वेरी मच।